गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। हम कर रहे थे साइंस का पार्ट 8 के बोर्ड के क्वेश्चंस कर रहे थे। उसमें हमने कल 2015 तक के क्वेश्चंस देखे थे, उसके अथवा वाला क्वेश्चंस देखना था। उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था आपको, तो हम चल रहे थे यूनिट 8 के बोर्ड के क्वेश्चंस। इसमें एक क्वेश्चन मैंने कराया था एथेन में, यानी 2016 के अथवा में क्वेश्चन था कि एथेन में ससंयोजक बंधुओं की संख्या लिखी है। तो मैंने कल इसमें आपको सिग्मा बंध बताए थे। ससंयोजक बंधुओं की संख्या कितनी होती है वो उसमें मैंने देखो आपको बताया था कि एथेन में, एथेन यानी C2 और H4, ये एथेन था। इसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड होता है और कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इससे जुड़ेंगे। मैंने आपको इसके अंदर 5 बॉन्ड बताए थे, तो वो 5 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड थे। अगर मैं ससंयोजक बंध की बात करूं, ससंयोजक बंध, ससंयोजक बंध, तो इसमें कुल ससंयोजक बंध कितने होंगे? 6 होंगे। देखो कौन कौन से, एक तो ये हो गया, इसको हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। ससंयोजक बंध सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, इसको हम कहते हैं सिग्मा बंध। इसमें क्या होता है, एक तो सिग्मा होता है और एक पाई बंध होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध और, तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 लिखाए थे। इसमें तो 5 वो कौन से थे? सिग्मा बॉन्ड थे। अगर मैं ससंयोजक बंध की, तो इस पाई बॉन्ड को भी इसके साथ गिना जाएंगे और कुल कितने हो जाएंगे? 6। तो ये आप ध्यान रखना, अगर आपको परीक्षा में ये पूछे, वैसे ये यूनिट NCERT में थी तो अब नहीं पूछेंगे इसमें से सवाल। अगर मैं सिग्मा बंधुओं की संख्या पूछे तो हम 5 लिखेंगे, और अगर मैं पाई बंधुओं की संख्या पूछे तो 1 लिखेंगे। और टोटल अगर हमें ससंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड की संख्या हमें पूछे कि कितने कोवलेंट बॉन्ड है, तो हम इसमें लिखेंगे 6, यानी पाई बंध भी इसमें शामिल करेंगे। तो सिग्मा बंध और पाई बंध दोनों को शामिल करते हुए इसमें ससंयोजक बंधुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर सिर्फ सिग्मा बंध पूछे तो कितने? 5, और पाई बंध पूछे तो 1 होता है। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब हम चलते हैं 2015 के अथवा में। 2015 के अथवा में कौन कौन से क्वेश्चन है उनको हम लिखते हैं, फिर उनको हम सॉल्व करते हैं। आज उनके आंसर देखो। बोर्ड 2015, मैंने ऊपर के सवाल, इसके अथवा में क्या पूछे, इसमें कुछ सवाल, इसमें पहले क्या था कि 2 पार्ट शामिल थे, 7वां और 8वां, इसलिए उसके मिक्स क्वेश्चंस आते थे 2015, 14, 13 में। इसलिए आप ध्यान रखना कि इसमें अगर आप भी पेपर देखो तो उसमें कुछ अलग है, कुछ अलग क्वेश्चंस है। देखो क्या पूछा है, पहला पूछा हुआ है इसमें अथवा में, कार्बन के 2 विशिष्ट लक्षण लिखिए। कार्बन के 2 विशिष्ट लक्षण लिखिए। लक्षण लिखिए जिनके कारण वह बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। वह बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। 2 में वो विशिष्ट लक्षण लिखिए जिसमें बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, कार्बन यौगिकों में आबंध की प्रकृति लिखिए। आबंध कैसा होता है, कैसे बंध बनते हैं? आबंध की प्रकृति लिखिए। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है हमें, एथेन के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र लिखिए। एथेन के 2 उत्तरोत्तर का मतलब एथेन के बाद कौन आता है? वो उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र लिखिए। सदस्यों के सूत्र लिखिए। तो एथेन के बाद कौन आता है? प्रोपेन और ब्यूटेन, उसका फॉर्मूला लिखना है हमें। और इसमें पूछा हुआ है एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये 3 क्वेश्चन हमें पूछे हुए हैं। देखो सबसे पहले मन आते हैं कार्बन के 2 विशिष्ट लक्षण कौन से। देखो जिसके कारण ये बहुत सारे, तो एक तो होता है उसके अंदर संकलन का गुण,
किसका गुण होता है? हमने पढ़ा कि कार्बन के अंदर श्रृंखलन का गुण होता है, श्रृंखलन का गुण। आई बात समझ में? पहला गुण तो हुआ कि इसके श्रृंखला बनाने का गुण होता है, एक चैन बनाने का गुण होता है, ये हमने आगे भी पढ़ा था। दूसरा, इसके अंदर क्या है? बंध की प्रकृति। ये अलग अलग तरह बंध की प्रकृति, बंध की प्रकृति विभिन्न प्रकार के बंध बना सकता है, विभिन्न प्रकार के बंध। एक तो संकलन का गुण, एक बंध की इसकी प्रकृति। सहसंयोजक बंध होते हैं और विभिन्न प्रकार के बंध बनाता है। कितने तरह के बंध बनाता है? तो हमने पढ़ा था कि 4 तो ये एकल बंध बनाता है। मैं ऐसे लिख रहा हूं, 4 तो एकल बंध बना सकता है, 4 एकल बंध बना के वो सहसंयोजक बंध का निर्माण भी करता है, 4 एकल बंध बना सकता है। दूसरा क्या है? 2 एकल बंध, 2 तो ये क्या बना सकता है? एकल बंध। और एक क्या बना सकता है? एक द्विबंध का निर्माण भी कर सकता है, एक द्विबंध बनाता है। तीसरा क्या है इसके अंदर? यानी बंध की इसकी 4 संयोजकता होती है, तो 4 संयोजकता के कारण अलग अलग तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, तो 4 तरीके से ये बंध बनाता है। 4 एकल बंध भी बना सकता है, 2 एकल बंध, एक द्विबंध बना सकता है। फिर क्या करता है? 2 द्विबंध भी बना सकता है, 2 द्विबंध यानी 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है। और तीसरा, चौथा इसका है वो है एक एकल बंध बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा? एक ट्रिपल बंध, त्रिबंध। इस कारण से इसके यौगिकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। एक तो संकलन का गुण पाया जाता है, कार्बन चैन के रूप में जुड़ता है, और दूसरा इसमें बंध की प्रकृति, संयोजकता कितनी होती है? 4। इसके कारण अलग अलग बॉन्ड का फॉर्मेशन देखो कितने। एक तो ये अपने चारों तरफ 4 सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर सकता है, एक तो पहला, क्योंकि संयोजकता 4 होती है। दूसरा ये अपने 2 तो सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड भी बना सकता है, इस तरीके से भी बना सकता है। तो जो जिस तरीके से बॉन्ड से जुड़ना चाहे वो इससे जुड़ सकता है। फिर उसके बाद ये 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है, 2 डबल बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके से भी जुड़ सकता है। और लास्ट वाला क्या? एक तो बनाएगा सिंगल बॉन्ड और एक बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड। यानी कुल मिलाकर ये अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए 4 तरीके से बॉन्ड बना सकता है। 4 या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या 2 सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 डबल बॉन्ड बनाएगा, या एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। इस कारण से कार्बन के सबसे अधिक यौगिक होते हैं। तो संकलन का गुण प्लस इसकी संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण अलग अलग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिस कारण से एलिमेंट्स किसी भी तरीके से आके इससे सहसंयोजक बॉन्ड के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इस कारण से कार्बन यौगिकों के कंपाउंड जो होते हैं वो प्रकृति में सर्वाधिक होते हैं। अब क्या? कार्बन यौगिकों में आबंध की प्रकृति तो हमने पढ़ा है कि आबंध इसमें किस तरीके का होता है। इसमें आबंध होता है सहसंयोजक। कैसा आबंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध की प्रकृति होती है इसके अंदर। और ये कैसा बॉन्ड होता है? सहसंयोजक बंध। समझ गए? क्योंकि ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। जैसे ये हाइड्रोजन के साथ करता है, विभिन्न प्रकार के जो हैलोजन से उनके साथ, तो इन बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्योंकि ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के साझे से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो आबंध की प्रकृति कैसी है? सहसंयोजक बंध का निर्माण ये करता है। आई बात समझ में? अब आते हैं एथेन के उत्तरोत्तर सदस्यों। तो एथेन के बाद क्या आता है बताओ? एथेन के बाद आता है प्रोपेन। क्या आता है? प्रोपेन। बताओ प्रोपेन में कार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? क्योंकि कार्बन, इसका एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, यानी कार्बन जितने उसके दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो 3 कार्बन है तो 3 के दुगुने 6, और 6 में 2 जोड़े तो कितने हुए? 8। तो प्रोपेन का 8 हो गया। फिर इसके बाद करते हैं ब्यूटेन। तो बताओ ब्यूटेन में कितने होते हैं? 4, तो C4। 4 का दुगुना कितना होता है? 8, 8 और 2 कितने हुए? 10। तो ये हो गया किसका? ब्यूटेन का सूत्र, और ये हो गया प्रोपेन का सूत्र। यही बात समझ में? तो ये एथेन के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र हो गए। अब बात करते हैं एथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की। किसकी? एथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की। तो देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस तरीके से होता है एथेन का। एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने बनाया है। एथेन का मतलब क्या है? 2 कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। 2 कार्बन एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु, उससे कितने जुड़े होंगे? 6 हाइड्रोजन। तो 1, ये 2 और ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3। बताओ हाइड्रोजन के पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन? 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 1-1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। अब इसकी हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर बनानी है। तो देखो कार्बन के पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1,
2 3 4, क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से दर्शाया, दोनों के सेम नहीं हो इसलिए इसको क्रॉस से दर्शाया। अब इसमें ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना बॉन्ड पूरा करेगा। भाई हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 आते हैं वो कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है, तो वो एक कार्बन से ले लेता है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन से ले लेगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से ले लेगा। बताओ ये हाइड्रोजन क्या करेगा, वो इस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आई बात समझ में। अब आई कार्बन की बारी, कार्बन भी अपने 4 होते तो 8 पूरे करना चाहेगा, अपना अष्टक पूर्ण करना चाहेगा, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए उसके लिए कितने, 4 तो खुद के, 4 दूसरों के लेगा, तो 3 तो इस हाइड्रोजन से, 1 इस कार्बन से, तो इस प्रकार से ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कार्बन के बाह्यतम कोष में 8 पूरे हो गए, मतलब कार्बन भी स्थायी या स्टेबल हो गया। अब इस कार्बन की बात करें तो ये क्या करेगा, एक तो इस कार्बन से लेगा और 3 किससे लेगा, हाइड्रोजन से लेगा। तो ये क्या हुई, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या होता है, ये सारे देखो एक एक बॉन्ड का क्या करे, आदान प्रदान करे। ये बॉन्ड लिया, इसने लिया, इसका मतलब क्या, साझा कर रहे हैं ना एक एक इलेक्ट्रॉन का, इस कारण से इसके बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ये इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर किसकी होगी, एथेन की। तो ये थे 2015 के क्वेश्चन। अब आगे हम बात करते हैं 2014। अब हम बात करते हैं 2014 के क्वेश्चन से। दो 2014 में देखो पहला तो यही है, अभी जो हमने पढ़ा वही 2014 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला पूछा है सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, ठीक है। और दूसरा पूछा है मेथेन व एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, किसकी, मेथेन व एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ये फिर इसके अथवा में भी पूछा हुआ है हमें, अथवा में क्या है वो अभी मैं लिखता हूं, पहले इनको बात करते हैं। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, तो अभी हमने पढ़ा सहसंयोजी बंध का मतलब होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन, 2 पास वाले जो परमाणु है वो अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करे, साझा करे। जैसे ये वाला, जैसे कार्बन क्या करता है, देखो ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ, जैसे मैं मेथेन की बात करूं, इस मेथेन का स्ट्रक्चर बनाता हूं, क्योंकि सेकंड सवाल में यही है ना। तो सेकंड सवाल में देखो ये मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। देखो CH4, इसी के माध्यम से हम इस पहले वाले सवाल को भी समझेंगे। इसके पास ये 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इसके साथ 4 तरफ से, कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4, ये 4। तो देखो क्या करा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा और अपनी वैलेंसी क्या करेगा, पूरी, मतलब अपना बाह्यतम कोष पूरा करेगा। क्यों, कि उसके हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक और आते ही ये 2 होता है और पहला कोष पूरा हो जाता है, तो ये स्थायी हो जाता है। अब इस कार्बन के पास 4 है तो ये कितने 8 पूरा करना चाहेगा जो स्थायी, तो ये क्या करता है, चारों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और वैलेंसी। तो ये मेथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु। अब इससे ये क्यों समझ में आएगा, देखो सहसंयोजी बंध का मतलब क्या होता है कि साझे वाले जो पास वाले जो परमाणु होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा करते हैं, और साझा करने के बाद जो इनके बीच में जो बंध बनता है। अब देखो इस कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 लिया 1 दिया, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा, तो कितने बंध का निर्माण होगा, सिंगल बंध ये निर्माण होगा। इसने भी क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर भी, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर भी, तो ये हाइड्रोजन। तो इस बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्यों सहसंयोजी बंध का मतलब, इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बंध का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध किन्हें कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा, और साझे से जिस बंध का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो ये होगी मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु। अब मुझे एथीन की बनानी है, एथीन की मैंने कल भी बनाई थी आज भी देख लो एथीन की स्ट्रक्चर। एथीन का मतलब होता है कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और क्या जुड़े होते हैं, 4 हाइड्रोजन, 4 क्या जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन। ये किसकी स्ट्रक्चर है,
ये एथीन की है। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर बनाना, तो देखो ये 2 कार्बन, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इधर, तो इस हाइड्रोजन के पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 ही होता है। कार्बन के पास 4 होते हैं ना, तो ये देखो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो इधर डबल बनाने पड़ेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो इधर डबल, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, और इधर कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, इसके पास 4, तो कार्बन के पास 4 हो गए। देखो अब ये हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की तो 1 ही लेगा ये, इसकी वैलेंसी पूरी, इसकी वैलेंसी पूरी। बताओ अब इस कार्बन की बारी, तो क्या होगा, 2 तो ये इससे लेगा, 2 इस कार्बन से लेगा, ये ले लिए। इस कार्बन के भाई 2 तो इस कार्बन के ले लेगा और 2 हाइड्रोजन से, तो बताओ कितने हो जाएंगे, ये इस तरीके से। तो ये हो गया एथीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर। बताओ इस कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ तो कितने बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, 1 की, 1 दे रहा है 1 ले रहा है, इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, 1 दे रहा है 1 ले रहा है, इसका मतलब देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस कार्बन कार्बन के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, 2 ये इससे ले रहा है, ये इसके 2 ले रहा है, इसका मतलब 2-2 हुई, इसलिए इसमें किसका निर्माण हुआ, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, डबल बॉन्ड बना। 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो सिंगल बॉन्ड, और 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है डबल बॉन्ड, और 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये हुआ एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर। चलो अब हम बात करते हैं 2014 के अथवा की। तो अथवा में हमें देखो क्या है, अथवा में पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन तो पूछा हुआ है एथेनॉल के निर्जलीकरण का समीकरण लिखिए। ये पहले एनसीईआरटी में था, एथेनॉल के निर्जलीकरण, एथेनॉल के निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का समीकरण लिखिए। एथेनॉल के निर्जलीकरण का समीकरण लिखिए। पहला तो ये था, और दूसरा जो था वो था हमें यौगिक से श्रेणी और श्रेणी दिए हुए, यौगिक दिए हुए हैं और श्रेणी दी हुई है, उसको मिलान करना है। क्या करना है, मिलान। देखो पहला दिया हुआ है इसमें एथेन, फिर दूसरा दिया हुआ है बेंजीन, तीसरा दिया हुआ है हेक्सेन, और चौथा दिया हुआ है मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल, ठीक है। और इधर क्या दिया, श्रेणी में दिया हुआ है ए दिया हुआ है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला लिखा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बी लिखा हुआ है लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन, लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और सी लिखा हुआ है विषम परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन, विषम परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन। और डी लिखा हुआ है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या लिखा हुआ है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हमें मैच करना है। देखो सबसे पहली बात आते हैं एथेन की। एथेन की जब मैं बात करता हूं तो बताओ एथेन क्या है, एथेन एक एल्केन है, और जिस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, संतृप्त। लेकिन भाई संतृप्त तो इसमें 2-2 हैं, एक तो लंबी श्रृंखला वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो भाई एथेन है, एथेन होता है डबल बॉन्ड, यानी ये होता है मतलब C2 और S6, ये होता है एथेन। अब इसमें हेक्सेन भी है, हेक्सेन क्या होता है C6 और 12 और 2 14, ये हो गया C12 मतलब C6 है ना, तो 12 और 2 14 हो गया हाइड्रोजन। तो ये दोनों संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। लेकिन हेक्सेन क्या होता है, 6 कार्बन वाला है, तो लंबी श्रृंखला वाला हुआ, इस कारण से ये तो हुआ लंबी श्रृंखला वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हेक्सेन भी है, एथेन भी है, लेकिन ये है लंबी श्रृंखला, बहुत लंबी श्रृंखला होती है 6 कार्बन की, और एथेन में कितने होते हैं 2 कार्बन होता है, तो ये सिर्फ क्या हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं बेंजीन की। देखो बेंजीन के बीच में क्या, बेंजीन की मैंने स्ट्रक्चर आपको समझाई थी, ये इस तरीके की, और इसके बीच में क्या होता है डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड। तो बताओ डबल बॉन्ड वाले को हम क्या कहते थे, डबल बॉन्ड वाले को हम क्या कहते थे बताओ, डबल बॉन्ड वाले को हम कहते थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते थे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बताओ बेंजीन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं मैथिल अल्कोहल की। तो बताओ मैथिल अल्कोहल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम परमाणु हाइड्रोकार्बन। मैथिल अल्कोहल क्या हो जाएगा, विषम परमाणु हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि मैथिल अल्कोहल में देखो ये होता है, मैथिल में होता है, फॉर्मूला होता है इसका CH3OH। तो कार्बन से देखो 3 तरफ तो जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, एक तरफ जुड़ा हुआ है OH। तो कार्बन से 3 तरफ तो हाइड्रोजन, एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है OH, इसको हम कहते हैं अल्कोहल। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, विषम परमाणु युक्त क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से लेकिन अलग से कोई और परमाणु जुड़ा हुआ है तो हम कहेंगे विषम परमाणु हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गए 2014 के क्वेश्चंस। अब राष्ट्र राय बोर्ड 2013। अब इसमें एक था पहला क्वेश्चन इसका क्या था वो मैंने नहीं बताया, एथेनॉल का निर्जलीकरण। देखो एथेनॉल का निर्जलीकरण का फॉर्मूला, इसका पहला क्वेश्चन था एथेनॉल का निर्जलीकरण। तो एथेनॉल उसको कहते हैं हम C3CH3CH2OH। निर्जलीकरण का मतलब होता है इसमें से जल बाहर निकालना। तो बताओ मैंने इसमें से अगर मैं जल को बाहर निकालूंगा, ये किसकी होता है, ये होता है H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में। तो बताओ जब इसका हम निर्जलीकरण करते हैं तो निर्जलीकरण में क्या होगा, जल बाहर निकलेगा। निर्जलीकरण का मतलब जल बाहर, तो जल जैसे ही इसमें से बाहर जाएगा बताओ, तो इसमें से एक जल बाहर जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, एक H2 कम हो जाएगा यहां से। तो बताओ क्या बनेगा, यहां बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या बनेगा, एक होगा H2O। इसका मतलब किसका निर्माण होगा, एथीन बनेगी। यानी एथेनॉल के निर्जलीकरण से किसका निर्माण होगा, एथीन का। किसका निर्माण होगा, एथीन का। तो ध्यान रखना कि एथेनॉल में देखो ये 3 हाइड्रोजन इधर होते हैं, ये 3 हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन इधर और ये हाइड्रोजन इधर। तो बताओ क्या हो जाएगा। अब आप इस तरीके से बात करो, ये हाइड्रोजन को अगर बाहर निकाल दो तो ये इससे अटैच हो, या ये हाइड्रोजन पास वाले हाइड्रोजन से ये क्या होगा, एक OH बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, और फिर ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड इस तरफ, यहाँ बॉन्ड का ट्रांसफर इस तरफ हो जाएगा, और बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। इसलिए एक जल क्या इसमें से बाहर निकल जाता है, तो ये क्या बन जाता है, एथीन बन जाती है। तो ध्यान रखना एथेनॉल के निर्जलीकरण से किसका निर्माण होता है, एथेनॉल। किसे हम कहते हैं, C3 यानी एथेनॉल, यानी C2H5 को हम एथेनॉल कहते हैं, इसको कहते हैं एथिल, और इसके साथ OH यानी इसको कहते हैं अल्कोहल, इसलिए नाम पड़ गया इसका एथेनॉल। तो एथेनॉल का जब निर्जलीकरण होता है यानी इसमें से जल जब बाहर निकलता है तो किसका निर्माण होता है, एथीन का निर्माण होता है। ये पहले NCERT के अंदर क्वेश्चन था, अब नहीं है, ध्यान रखना। आपके कोर्स में ये शामिल नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं 2013 की, लास्ट करते हैं बोर्ड 2013 की बात। इसमें पहला क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए, ये पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अभी बनाई, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अभी हमने बनाई है 2 कार्बन की। तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, स वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है विषम परमाणु को उदाहरण देकर समझाओ। विषम परमाणु को उदाहरण देकर समझाओ, देकर समझाएं। और इसमें पूछा हुआ है C2H6 C3H4
C3H8 तथा C2H4 में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अलग कीजिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अलग कीजिए। इसमें से कौन कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये अलग करना है। तो ये 4 क्वेश्चन से 2013 में। तो देखो पहली बात करते हैं एसिटिक अम्ल का संरचना। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता था बताओ? एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता था CH3COOH। ये किसका फार्मूला है? एसिटिक एसिड का। अगर मैं सही लिखूं तो इसको देखो क्या लिख दूंगा, ये 3 तरफ तो इसके हाइड्रोजन है इस तरीके से, C से डबल बॉन्ड OOH। ये किसका फार्मूला हो गया? एसिटिक एसिड का फार्मूला हो गया। CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एथिल जुड़ा होता है तो इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। CH3COH को हम कहते हैं एसिटिक एसिड। फिर बात करते हैं एथेन की बिंदु स्ट्रक्चर। तो ये अभी हमने बनाई, इसको मैं वापस नहीं बताऊंगा। एथेन की वही 2 कार्बन और इससे इस तरफ 6 हाइड्रोजन, तो इसकी एथेन की हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना दी। अब आते हैं विषम परमाणु। विषम परमाणु का मतलब होता है जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन को विस्थापित करके दो दूसरे परमाणु जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं विषम परमाणु। जैसे भाई मैंने बात की ये कार्बन के यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? ये हाइड्रोजन। तो ये क्या कहलाया? समपरमाणुविक हाइड्रोकार्बन, यानी एक जैसे परमाणु जुड़े हुए हैं। अब इसके स्थान पर अगर मैं क्लोरीन जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? क्लोरीन। इसके स्थान पर भी क्लोरीन, इसके स्थान पर भी क्लोरीन और इसके स्थान पर भी क्लोरीन। तो बताओ क्या हो जाएगा? कार्बन के स्थान पे अगर यहां पर जैसे मान लिया एक यहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 2 जगह में क्लोरीन जोड़ दूं, ये हाइड्रोजन 2 जगह में क्लोरीन जोड़ दूं तो ये क्या कहलाएगा? विषम परमाणु। क्या कहलाएगा? विषम परमाणु। यानी हाइड्रोजन के स्थान पर दूसरे परमाणु का विस्थापन करना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये परमाणु अगर हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन के साथ जुड़े और उस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करे तो उसको हम क्या कहते हैं? विषम परमाणु कहते हैं। आई बात समझे? तो विषम परमाणु का मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन को विस्थापित करके दूसरे परमाणु जुड़े और इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करे तो ऐसे परमाणु को हम कहते हैं विषम परमाणु यौगिक। क्या कहते हैं? विषम परमाणु यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मैं इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ ब्रोमीन जोड़ देता हूं, तो ब्रोमीन जोड़ूंगा तो ये क्या कहलाया जाएगा? विषम परमाणु कहलाएगा। अभी जैसे हमने कहा विषम परमाणु का हाइड्रोकार्बन हमने कहा था OH, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ OH, तो इसे हम क्या कहेंगे? विषम परमाणु। यानी कार्बन के साथ दूसरे परमाणु जुड़ेंगे हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन को विस्थापित करके, तो वो क्या कहलाएंगे? विषम परमाणु हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। तो आई बात समझ में? विषम परमाणु को उदाहरण देके ये उदाहरण इसको हम समझ सकते हैं। यानी हाइड्रोजन के स्थान पर दूसरे परमाणु जुड़ना और कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना, ही क्या कहलाता है? विषम परमाणु कहलाता है। अब बात करते हैं द क्वेश्चंस की। तो द क्वेश्चंस में देखो क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या? जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसमें होते हैं? एक तो होता है एल्कीन में और एल्काइन में। पहचान कैसे करते हैं? कि कार्बन के दुगुने हाइड्रोजन या फिर कार्बन के दुगुने से 2 कम हाइड्रोजन है तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त का मतलब क्या होता है? जिसके कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो असंतृप्त कहलाते हैं। अब ये डबल बॉन्ड वाले कहलाएंगे एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले कहलाएंगे एल्काइन। एल्कीन होगा तो क्या होगा? जितने कार्बन उसके दुगुने हाइड्रोजन होंगे, और एल्काइन होगा तो क्या होगा? कार्बन जितने उसके दुगुने से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। तो बताओ इसमें कार्बन के दुगुने से हाइड्रोजन है? नहीं। तो क्या कार्बन के दुगुने से 2 कम है? नहीं, ये एल्केन है, एल्कीन नहीं है। कार्बन के दुगुने हाइड्रोजन है? नहीं, उससे कम है ना, इससे कम है। 3 का दुगुना 6 से 2 कम है, मतलब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये एल्काइन है। क्या है? एल्काइन। 3 के दुगुने 6 होने थे तो एल्कीन होता, उससे 2 कम है, कितने हो रहे? 4, यानी ये भी है। 3 के दुगुने से 2 ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है। इसमें देखो दुगुने कार्बन के दुगुने हैं, इसका मतलब ये, यानी ये और ये वाले क्या कहलाएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। असंतृप्त, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें डबल बॉन्ड है। ये एल्कीन है और ये एल्काइन है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? असंतृप्त, और ये दोनों क्या कहलाएंगे? संतृप्त। उसमें कार्बन के दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है। कार्बन के दुगुने 6 से 2 ज्यादा 8, ये एल्केन है। इसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों में इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए ये कहलाए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गए हमारे बोर्ड के सारे क्वेश्चन इस पार्ट के पूरे। तो ये केमिस्ट्री के 4 पार्ट थे, चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लेंगे
नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। तो इसके बोर्ड के क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझें और इनके लिखें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।